Radhe Radhe, hello everyone. Let's begin a new episode 40. काव्या एक्सप्रेस हर पेन इन फ्रंट ऑफ पिया. काव्या के सामने उसकी फ्रेंड पिया मौजूद थी. प्रिया को देखते ही काव्या खुश हो जाती है, लेकिन उसका सवाल सुनकर एकदम ही चुप हो जाती है. काव्या के चुप होने पर पिया उसे वहाँ से ले जाते हुए कहती है, चल हम कहीं बैठकर बात करते हैं. काव्या भी प्रिया के साथ चली जाती है. पिया कॉफ़ी शॉप साइड लेकर जाती है और दोनों चेयर पर बैठ जाते हैं. पिया अच्छे से बैठकर, अब बता, कब हुई तेरी शादी और तूने मुझे बताया क्यों नहीं? ऊपर से जब से मैं यहाँ आई हूँ तेरा तो नामो निशान ही नहीं. कहाँ थी तू 4-5 महीने से? पिया के इतने सारे सवालों को सुनकर काव्या तुरंत कहती है, अरे मेरी माँ, सांस तो लेने दे. पिया सामने रखा पानी एक सांस में पी लेती है और फिर काव्या से देखते हुए कहती है, अब कुछ बताएगी भी या ऐसे ही मुझे देखती रहेगी? पिया के पूछने से काव्या के चेहरे पे अचानक दर्द जाहिर होने लगता है. सॉरी. काव्या अपने दर्द को संभाले हुए पिया को एक एक करके सारी बातें बताती है. उसके माँ बाप के मौत से लेकर दादी के मौत और खुद की शादी तक की सारी बातें काव्या बहुत दर्द से बताती है. काव्या की बातों को सुनकर पिया को बहुत बुरा लगता है. काव्या की आंखें थोड़ी नम हो जाती हैं और आगे कहती है, अब पहले जैसे कभी नहीं रहा, पहला जैसा कुछ भी नहीं रहा. पिया, माँ पापा दादी के बिना मैं दर्द के सिवाय कुछ भी देख नहीं पा रही हूँ. सब उस काली रात में ख़त्म कर दिया. मुझे मेरा सब कुछ छीन लिया. मुझे नहीं पता उसके बिना मैं कितनी ज़्यादा अकेली हूँ. तुझे नहीं पता. काव्या में के आंसू अब गालों तक लुढ़क कर आ जाते हैं. वह दर्द को संभाले फिर कहती है, उस काली रात में काश मैं भी माँ बाप के साथ चली जाती. काव्या के इतना बोलते ही पिया अपनी जगह से उठकर काव्या के गले लग जाती है और उसके पीठ सहलाने लगती है. काव्या अब रोते हुए कहती है, पिया, इस तरह जीना मुश्किल हो जा रहा है. मेरा अपनों का ख्याल बस ख्याल में ही रह गए. मैं दर्द को समेट कर चीख तो रही हूँ, लेकिन मर मर कर. पिया काव्या को संभालते हुए, काव्या संभाल अपने आप को. काव्या पिया को अलग करके बोलती है, कैसे संभालूं मैं अकेले खुद को? बचपन में आज तक कभी मैंने खुद को नहीं संभाला. मुझे संभालने के लिए माँ रहती. अगर माँ नहीं रहती तो पापा संभालते और पापा नहीं होते तो दादी संभालती. लेकिन आज मुझे संभालने के लिए ना पापा है, ना माँ है और ना दादी है. काव्या बिलखते हुए कहती है, सब मुझे छोड़कर चले गए. उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि उनके जाने के बाद मैं कितनी अकेली पड़ जाऊंगी. पिया, मैंने कभी अकेलेपन नहीं देखा. आज ऐसे अकेलेपन छा गया है कि मैं घुट घुट कर जी रही हूँ. बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, लेकिन फिर भी किसी को यह तक नहीं बोल सकती कि मुझे कितनी तकलीफ़ हो रही है, कितना दर्द हो रहा है. पिया काव्य के एकदम पास बैठकर उसके हाथों को अपने हाथ में रखकर हौसला देते लगती है. काव्य फिर से कहती है, पिया यार, नहीं जी सकती मैं ऐसे. मैं भी अपनों के पास जाना चाहती हूँ. अब इस दुनिया को एक पल भी देखना मुझे मंजूर नहीं. पिया बस एकटक काव्य के दर्दों को देखती और महसूस कर रही थी. काव्य का हर एक तकलीफ से उसे भी तकलीफ हो रही थी. काव्य को इस तरह दर्द में पिया ने कभी नहीं देखा था. काव्य आज बिल्कुल टूट गई थी, जो पिया को भी दर्द दे रहा था. काव्य को पिया ने हमेशा मुस्कुराते, नाराज़गी सीरियस में देखा था, लेकिन ऐसे दर्द में कभी नहीं. पिया चुपचाप काव्य के सारे दर्दों को सुन रही थी. काव्य अपने दर्दों और आंसुओं के माध्यम से जाहिर किए जा रही थी. काव्य फिर से एक बार कहती है, तुझे पता है, मैं कुछ दिन पहले घर गई थी. वहाँ पहले की तरह कुछ नहीं है. पहले जब मैं उस घर को देखती तो बहुत सुकून मिलता था, लेकिन आज वही घर मेरी बर्बादी का कारण बन गया. सारा सुकून, सारी खुशियाँ उस घर में मुझसे छीन. अब उस घर में मेरी शैतानी करती आवाज़ें नहीं, दर्द से भरी
चीख उठती है। माँ बाप दादी अब मेरी हंसी नहीं, रोने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। वह घर अब एक शमशान बन चुकी है, जिसमें मेरे और मेरे अपनों की खुशी सुकून दफन हुई है। काव्या पिया के आंखों में देखते हुए कहती है, पिया तो मुझे बताना, मैं अपनी इस दर्द भरी जिंदगी को कैसे खत्म कर दूं? मैं अब और जीना नहीं चाहती। मुझे अब ये अकेलापन, दर्द, तकलीफ सहा नहीं चाह रहा। मैं बस अब आंखें बंद कर हमेशा के लिए सोना चाहती हूँ। पिया एकदम से काव्या के दोनों कंधों को पकड़ कहती है, काव्या जिंदगी खत्म करने से लिए नहीं होती, बल्कि जीने के लिए होती है। तो इतनी कमज़ोर कैसे पड़ सकती है? तुझे याद नहीं तू अंकल की स्ट्रॉन्ग बेटी है? काव्या तुरंत कहती है, मैं पापा की स्ट्रॉन्ग बेटी थी पिया। सबसे उन्होंने मेरा साथ छोड़ा। मैं पहले की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं रही। पिया अब कुछ नहीं बोलती, चुप होकर काव्या को देखने लगती है। फिर अपने मन में कहती है, सच में इन कुछ महीनों में काव्या पूरी बदल गई। इतना दर्द अकेले संभाले बैठी है, लेकिन काव्या को इस तरह मैं बिल्कुल नहीं देख सकती। काव्या को पहले जैसा बनाना ही पड़ेगा। जहाँ काव्या अपने दर्द को पिया के सामने जाहिर कर रही थी, वहीं पिया काव्या के पहले जैसे करने के बारे में सोच रही थी। दोनों अपने में ही गुम थी। वहीं ऊपर वाले फ्लोर पर एक शख्स खड़ा काव्या को हर दर्दों को देख रहा था। वह रेलिंग पर हाथ कसते हुए कहता है, काव्या तुम्हारे इन दर्दों का जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं भी हूँ। तुम्हारा दोस्त होने के बावजूद मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। हमारी ये दोस्ती का रिश्ता कब आगे बढ़ गया, ये समझने का वक्त ही नहीं मिला। इस रिश्ते से तुम्हें इतनी तकलीफ़ मिल रही है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मैं प्यार में इतना पागल हूँ कि मुझे तुम्हारी तकलीफ़ नज़रअंदाज करने पड़ रहे हैं। मैं तुम्हारे दर्द को महसूस तो कर सकता हूँ, लेकिन उसे दूर करने की कोशिश नहीं कर सकता। वह शख्स अपने आप को बोलते हुए काव्या के साथ बिताए पल में खो सा जाता है। वह शख्स रोड के किनारे पहाड़ी के ढलान में बैठा सामने देख रहा था। तभी काव्या आकर सामने बैठ जाती है और उस शख्स को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहती है, हेलो मिस्टर हीरो, तो आज आपको हमारी याद आ गई? वह शख्स सामने देखते हुए जवाब देता है, ऐसा नहीं है, मैं भाई के बिजनेस को संभालने के लिए बाहर गया था। काव्या मुंह बनाते हुए कहती है, आपका भाई और आपके भाई का बिजनेस हमेशा हमारे बीच आ जाते हैं। वह शख्स काव्या की तरफ देखते हुए थोड़ा तेज़ आवाज़ में कहता है, काव्या भाई के बारे में एक शब्द नहीं। काव्या मासूम सा शक्ल बनाकर कहती है, सॉरी। काव्या की हरकत से वह शख्स मुस्कुरा देता है। उसके मुस्कुराते हुए देखकर उसने कहती है, आपके भाई बहुत खुश नसीब है जो उन्हें आपके जैसा भाई मिला। सीरियसली आपके जैसा भाई शायद ही मैंने देखा हो। वह शख्स एकदम से कहता है, तो क्या तुम खुश नसीब नहीं हो? तुम्हें भी तो मैं मिला हूँ। काव्या मुंह बनाते हुए कहती है, हाँ खुश नसीब तो हूँ, लेकिन आपके भाई की तरह नहीं। वह शख्स काव्या के गालों को पिंच करते हुए नौटंकी कहीं की। काव्या अपनी गालों को सहलाते हुए कहती है, वैसे आप भी बहुत खुशनसीब हैं जो मैं आपको मिली। वह शख्स तुरंत कहता है, वो तो है। वह बोलते ही दोनों हंसने लगते हैं। काव्या उस शख्स के बालों पर हाथ फेरते हुए कहती है, वैसे मिस्टर हीरो, आप वक्त के साथ कुछ ज़्यादा हैंडसम होते जा रहे हैं। मैं तो कहती हूँ एक अच्छी सी गर्लफ्रेंड ढूंढ लीजिए। वह शख्स कहता है, तुम्हारे होते हुए मुझे गर्लफ्रेंड की क्या ज़रूरत है? काव्या घूर कर शख्स को देखती है तो वह शख्स जोर जोर से हंसने लगता है। काव्या मुंह फेर कर कहती है, आप बहुत बुरे हैं। वह शख्स अपनी जगह से उठकर काव्या को उठाता है। वहीं काव्या फिर से मुंह फेर लेती है। वह शख्स एक बॉडीगार्ड को कुछ इशारा करता है तो सामने से एक पानीपुरी वाला ठेला लेकर आता है। घंटी की आवाज़ सुनते ही काव्या उस तरफ देखती है तो उसकी आंखें चमक जाती हैं। वह उछलते हुए कहती है, पानीपुरी। काव्या के एक्साइटमेंट को देखकर वह शख्स मुस्कुरा देता है। काव्या जल्दी से उस शख्स को हाथ पकड़कर लेती जाती है। काव्या पानीपुरी के पास जाकर कटोरा लेती है और एक कटोरा उस शख्स को देती है। काव्या एक्साइटमेंट में उस शख्स को देखते हुए कहती है, क्यों हीरो, एक रेस हो जाए?
वह शख्स मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला देता है। काव्या खुश होते हुए कहती है, भैया तीखी बनाना। काव्या इतना ही बोलती है कि वह शख्स की कड़क आवाज़ आती है, कोई तीखी नहीं, नॉर्मल बनाना। काव्या मायूसी से उस शख्स को देखती है तो वह कहता है, काव्या ये तुम्हारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। काव्या को भी उसकी बातें सही लगती है, इसलिए वह जल्दी से कहती है, ठीक है भैया, नॉर्मल ही बनाइए। दोनों की रेस स्टार्ट होती है। काव्या एक एक करके जल्दी से पानी पूरी खाने लगती है। वहीं वह शख्स तो 20 पानी पूरी खाते ही हालत ख़राब हो जाती है। वह कटोरे को रख देता है और काव्या उसकी हर हार देख खिलखिलाकर हंसने लगती है और फिर भी कटोरा रख देती है खुद भी। वह शख्स काव्या को पानी पिलाता है और दोनों साइड बेंच पर बैठ जाते हैं। काव्या भी उस शख्स को देखकर चिढ़ाते हुए हंस रही थी। वह शख्स काव्या को देखकर सवाल करता है, अपने घर में क्या बोलकर आई हो? जैसे ही वह यह सवाल करता है, काव्या की हंसी एकदम से गायब हो जाती है। काव्या घूर कर उसे देखती है और नाराज़गी से कहती है, आप जानबूझकर ये सवाल कर रहे हैं ना? खुद तो घर में बताने से मना करते हैं और मुझसे ऐसे सवाल करते हैं। वह शख्स बताता है, वो इसलिए क्योंकि मैं इसे सीक्रेट रखना चाहता हूँ। किसी को भी हमारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए। काव्या तपाक से कहती है, ऐसा क्यों? वह शख्स काव्या से नज़रें हटाकर कहता है, वो सब जानने की तुम्हें ज़रूरत नहीं। काव्या शांति से कहती है, हाँ ठीक है, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर घर में बताऊँ या ना बताऊँ, मेरे पीछे हमेशा बॉडीगार्ड की फौज लगी रहती है। वह शख्स अपनी जगह से उठकर कहता है, चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ, बाय। काव्या भी अपनी जगह से उठकर कहती है, फिर कब मिलेंगे? वह शख्स मुस्कुराते हुए काव्या को देखकर कहता है, जब तुम मुझे बुलाओगी तब तुरंत आ जाऊँगा। काव्या भी शख्स की बात सुनकर मुस्कुरा देती है। उन पलों को याद आते ही वह शख्स मुस्कुरा देता है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र फिर से काव्या के दर्दों पर आ जाती है तो वह अपनी मुट्ठी भींच लेता है और वहाँ से चला जाता है। इधर आदित्य मीटिंग हॉल पर बैठा मीटिंग को बड़े ध्यान से देख रहा था। कुछ देर में मीटिंग खत्म होती है और मिस्टर आहूजा आदित्य से कहते हैं कि मिस्टर आहूजा आदित्य से कहता है, मिस्टर सिंघानिया, आप इस प्रोजेक्ट पर जल्द से जल्द का काम शुरू कर दीजिए। आदित्य बिना कुछ बोले फाइल्स को देखने लगता है। वह एक नज़र रॉकी को देखता है, जो रॉकी आदित्य के नज़रों को समझकर मिस्टर आहूजा को देखकर कहता है, सर आपका प्रोजेक्ट वर्क पर कंप्लीट हो जाएगा, अब आप जा सकते हैं। मिस्टर आहूजा वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही आदित्य बिना भाव के कहता है, 2 दिन बाद निकलने की तैयारी करो। रॉकी तुरंत कहता है, यस बॉस। तभी वीर भी कमरे में आता है। वो आदित्य से घूरकर देखने लगता है क्योंकि वीर मीटिंग के बीच ही बाहर चला गया था और मीटिंग खत्म होने के बाद आ रहा है। आदित्य के ऐसे घूरने से वीर सहम जाता है। वह थोड़ा घबराते हुए कहता है, सर वो वॉशरूम में बहुत लंबी लाइन थी। आदित्य उसकी बातों को नज़रअंदाज कर चेयर पर सर टिकाकर आंख बंद कर लेता है। आंख बंद करके ही आदित्य बोलता है, काव्या कहाँ है? आदित्य के सवालों करते ही रॉकी किसी को कॉल करता है, फिर कुछ बात करके कॉल कट करता है और रॉकी आदित्य को देखते हुए कहता है, बॉस मैम अपने किसी फ्रेंड के साथ कॉफ़ी शॉप पर हैं। आदित्य अब कुछ नहीं बोलता। तभी वीर कहता है, सर आपको अर्जेंटली 1 घंटे में ऑफिस पहुंचना है। आदित्य माया को बुलाओ और उसे समझा देना है कि इस बार कोई गलती ना हो। रॉकी हाँ बोलकर साइड चला जाता है। वहीं आदित्य एक प्राइवेट रूम की तरफ बढ़ जाता है। आदित्य के जाते ही वीर राहत की सांस लेता है। तभी रॉकी वीर के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, तो मिलकर आ गए अपने महबूबा से? रॉकी की बात सुनकर वीर की हालत ख़राब हो जाती है। वह जल्दी से दरवाजे के बाहर झाँक कर देखता है, फिर दरवाज़ा को अच्छे से बंद करके रॉकी के पेट पर एक घूसा मारते हुए कहता है, साले मरवाना चाहता है क्या? अगर सर को पता चला ना तो मुझे बिना टिकट के सीधे ऊपर पहुंचा देंगे। रॉकी अपने पेट को सहलाते हुए, हाँ तो मैंने कहा था मीटिंग के बीच अपनी महबूबा को बुलाने। वीर कहता है, मैं तो क्या करता, 2 साल हो गए उसे मिले हुए। वीर की बात सुनकर रॉकी हंसने लगता है। वीर मुंह बनाते हुए कहता है, पता है वो कितनी नाराज़ है मुझसे, पर किसी भी तरह मना लिया। अब सर क्या जाने किसी को मनाना कितना मुश्किल है और कितना टाइम लगता है, बस अपनी आंखें दिखाकर डराने लगते हैं।
I hope you like the story. So let's go for the next episode 41. Kavya is kidnapped. काफ काव्या काफ़ी देर तक दर्दों को बयां करती के बाद बिल्कुल चुप हो जाती है। पिया भी बहुत देर तक उसमें कुछ नहीं कहती। काव्या को खुद के दर्दों को संभालने के लिए वक्त देती है। दोनों शांति से ही बैठे हुए थे कि एक लड़का अचानक आकर पिया से कहता है, तुम यहाँ बैठी हो, मैं तुम्हें कब से पूरे मॉल में ढूंढ रहा हूँ। लड़के के कहते ही काव्या उसे देखने लगती है। उस लड़के ने काव्या को नोटिस नहीं किया था। वही लड़के को देख पिया बुरा सा मुंह लेती है। पिया मुंह बनाते हुए बोली, हाँ तो अच्छा है ना, पूरे मॉल के चक्कर लगा कर आ गए। अब हम जब भी जाएं तो डायरेक्ट उस जगह जाएंगे जो हमें खरीदना होगा। पिया के कहते ही उस लड़के का छोटा सा मुंह बन जाता है। तो वहीं दोनों को देखकर काव्या अचानक हंसने लगती है, क्योंकि दोनों के फेस एक्सप्रेशन काफ़ी क्यूट लग रहे थे। काव्या के हंसते उस लड़के का ध्यान काव्या की तरफ चला जाता है। वह लड़का काव्या को पहचानने की कोशिश करता है। बोला, आप तो काव्या है ना, पिया जी की दोस्त। काव्या हाँ में सिर हिला देती है। वह लड़का जल्दी से चेयर पर बैठ जाता है और काव्या की तरफ हाथ बढ़ाकर बोला, हाय मैं रितेश बजाज, पिया का मंगेतर। हाय मैं रितेश बजाज, पिया का मंगेतर। मंगेतर सुनकर जहाँ काव्या शॉक्ड हो जाती है और पिया को देखने लगती है। वह पिया अपना मुंह सिकुड़ लेती है। काव्या पिया की नज़र हटाकर रितेश से हाथ मिलाती है। दोनों कुछ देर बात करते हैं। तभी रितेश का कॉल आता है तो वो वहाँ से उठकर चला जाता है। उसके जाती काव्या पिया से देखकर बोली, अरे पिया, ये तो वही लड़का है ना जो कॉलेज में हमेशा तेरे आगे पीछे घूमता था। पिया मुंह बगाड़ते हुए बोली, हाँ यार ये वही है। काव्या कुछ सोचते हुए बोली, किंतु तू तो इसे बहुत बार रिजेक्ट कर चुकी थी, तो फिर तेरा मंगेतर कैसे? पिया मुंह बनाते बोली, अरे क्या बताऊँ यार, ये कॉलेज से मेरे पीछे ऐसे पड़ा था जैसे मैंने इसे उधारी ली हो। मुझे लगा ये कॉलेज के बाद मेरा पीछा करना छोड़ देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वह सीधा मेरे घर रिश्ता लेकर आ गया और मैम डैड को भी ये बहुत पसंद आ गया। और तुझे तो पता है कि डैड की बात मैं बिल्कुल नहीं टाल सकती। बस एंगेजमेंट हो गई और कुछ महीनों में शादी भी हो जाएगी। पिया ठंडी आह भरते हुए बोली, कहाँ मैं राजकुमार की खोज कर रही थी और कहाँ ये बंदर मिल गया। पिया की बात सुनकर काव्या हंसने लगी। पिया काव्या को देखते हुए पूछती है, और तू बता तेरा हस्बैंड कैसा है? हस्बैंड तो है ना? जैसे ही पिया यह सवाल करती है, काव्या के सामने आदित्य का चेहरा उभरने लगता है और एकदम से मुस्कुरा देती है। तभी पिया की बात सुनकर काव्या की आंखें छोटी हो जाती हैं। पिया बोली, अरे यार मेरा हस्बैंड जितना भी हैंडसम हो, लेकिन आदित्य सिंघानिया जैसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। फिर अपने गालों पर हाथ रखकर, हाय कितना हैंडसम, हॉट और स्वीट था। वैसे तुझे क्या लगता है उसने शादी की होगी? अगर की होगी तो जिस लड़की से भी की होगी वे कितनी लकी होगी। ये सारी बातें पिया कर रही है। काव्या पिया को घूरते हुए बोली, तू अब तक उसकी तारीफ करती है? पिया झट से बोली, मैं खाना खाना भूल सकती हूँ लेकिन उसकी तारीफ करना नहीं। अरे यार सच में तो उसके ही ख्वाब में देख रही थी, लेकिन ये लंगूर बीच में आ गया। पिया काफ़ी देर तक आदित्य की तारीफ करती रहती है और वहीं काव्या अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। पिया बोले जा रही थी, उसे आदित्य कुछ दूरी पर खड़ा दिखता है जो इस वक्त रॉकी को कुछ बोल रहा था। आदित्य को देखते ही पिया की आंखें चमक गई। पिया आदित्य की तरफ देखते हुए बोली, हाँ ये कितनी लंबी उम्र है इसकी। जैसे ही काव्या पिया की बातें सुनती है तो पिया की नज़र का पीछा करते हुए सामने देखती है। आदित्य को देखते ही काव्या बिल्कुल उस पर खो जाती है। पिया अचानक बोली, अरे यार ये तो अब भी वैसे ही कि वैसे ही है, हैंडसम और चार्मिंग। इतने दिनों बाद इसके दर्शन हुए, मन कर रहा है जल्दी से इसके पास जाऊं और बाहों में भरकर यूं ही खड़ी रहूं। पिया के बातों को सुनते ही काव्या उसे घूर कर देखने लगती है। उसे पिया का आदित्य को बाहों में भरने की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तभी पिया बोली, अरे यार देख उसका शायद असिस्टेंट या बॉयफ्रेंड हमारी तरफ ही आ रहा है। काव्या फिर से सामने देखती है तो उसे रॉकी आते हुए दिखता है, लेकिन आदित्य जा चुका था। रॉकी काव्या के पास आकर बोला, मैम बॉस यहाँ से सीधे ऑफिस निकल रहे हैं, तो आप माया के साथ चले जाइएगा। काव्या हाँ में सिर हिला देती है तो रॉकी वहाँ से चला जाता है। पिया को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि रॉकी क्या बोल कर गया।
पिया काव्या को देखने लगती है। काव्या की भी नज़र पिया पर चली जाती है। पिया कंफ्यूज होकर पूछती है, ये तुझे मैम क्यों बोल रहा था? तभी रितेश भी वहाँ आ जाता है। रितेश पिया से, चलो पिया, हमें अभी निकलना पड़ेगा। पिया रितेश को देखकर बोली, क्यों, क्या हुआ? रितेश थोड़ा परेशान होकर बोला, ऑफिस में अर्जेंटली काम आ गया है। पिया बोली, ठीक है चलो मैं आती हूँ। रितेश पिया को जल्दी आने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। पिया काव्या को देखकर बोली, अरे यार सॉरी, हम फिर कभी मिलेंगे, तू अपना फ़ोन नंबर मुझे दे दे। काव्या अपना फ़ोन नंबर पिया को देती है तो पिया वहाँ से चली जाती है। काव्या भी कुछ सोचते हुए वहाँ से निकल जाती है। काव्या मॉल से बाहर आकर देखती है तो माया के साथ बहुत सारे बॉडीगार्ड उसकी ही वेट कर रहे थे। काव्या अपने कदम बढ़ाते हुए कार के पास जाती है। काव्या के पहुँचते ही माया कार का दरवाज़ा खोलती है। काव्या कार में बैठ जाती है। माया की कार के आगे वाली सीट पर बैठ जाती है। कार सड़कों पर दौड़ने लगती है। कार के आगे 2 और 3 पीछे बॉडीगार्ड्स की गाड़ी चल रही थी। कुछ दूरी पर पहुंचने के बाद अचानक से बहुत सारे लोगों की भीड़ सड़क पर जमा हो जाती है। कार धीरे धीरे चलने लगती है। भीड़ की वजह से रास्ते तक दिखाई नहीं दे रहा था। ड्राइवर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होकर कार ड्राइव करने लगता है। आगे के रास्ते दिखने बिल्कुल बंद हो जाते हैं। माया बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। काव्या भी भीड़ को देखकर कुछ समझ नहीं पाती। माया कार को आगे और पीछे बॉडीगार्ड की गाड़ियों को देखने की कोशिश करने लगती है, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि आगे पीछे का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ देर बाद धीरे धीरे भीड़ कम हो जाती है और कार फिर से अपनी स्पीड पर चलने लगती है। माया आगे और पीछे देखती है तो वहाँ उनके बॉडीगार्ड्स की कार थे। माया राहत की सांस लेती है और आराम से बैठ जाती है। फिर अचानक से ही उसे कुछ अजीब लगता है। वह कार के बाहर सड़कों पर देखती है और फिर कार के ऊपर खोलकर आगे पीछे देखने लगती है तो उसमें सिर्फ 2 ही गाड़ी होती हैं, एक गाड़ी आगे और दूसरी पीछे। माया एकदम जोर से बोली, ओह शिट। माया के बोलते ही काव्या उसे देखने लगती है। माया अपनी जगह पर बैठकर ब्लूटूथ पर जोर से चिल्लाते हुए कहती है, वी हैव कम इन द रॉन्ग डायरेक्शन, कम ऑन एवरीवन, हम यहाँ फंस चुके हैं। माया अब ड्राइवर को चिल्लाते हुए कहती है, स्टॉप द कार नाउ। कार तुरंत रुक जाती है। माया घबराते हुए रॉकी को कॉल करती है और झट से बोलती है, वी आर स्टक। उधर रॉकी चिल्लाते, व्हाट, हाउ कैन यू गेट स्टक लाइक दिस माया? माया परेशान होकर बोलती है, आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड। रॉकी का वो दिमाग ही खराब हो जाता है। रॉकी गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, सेंड योर लोकेशन राइट नाउ। माया जल्दी से अपना लोकेशन सेंड करती है। तभी तेज़ रफ्तार के साथ बहुत सारी गाड़ी वहाँ आ जाती है। एक्सक्यूज मी, सॉरी। माया काव्या की तरफ देखकर बोली, मैम प्लीज़ आप कार में मत उतरना। काव्या बस माया को देखती है। काव्या अपने गन को लोड कर कार से निकल जाती है। गाड़ी रुकते ही फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। फायरिंग की वजह से काव्या कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और कान में हाथ रख लेती है। माया के साथ बॉडीगार्ड ज़्यादा नहीं थे, इसकी वजह से ही फायरिंग कर रहे थे। गाड़ी बुलेट प्रूफ थी, इसलिए किसी को गोली नहीं लग रही थी। माया सभी गाड़ियों को नोटिस करके फिर से कार में बैठ जाती है। गाड़ी के अंदर से फायरिंग कंटिन्यू होती रहती है। तभी अचानक से वो सब गाड़ियों से उतरते हैं और माया के साथ एक बॉडीगार्ड पर टूट पड़ते हैं। वह सब आदमी सारे बॉडीगार्ड्स को घायल कर देते हैं और काव्या की कार की तरफ बढ़ जाते हैं। माया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह काव्या को कैसे प्रोटेक्ट करे। इतने सारे लोगों के बीच लड़ने वाली बस माया बची हुई थी। माया शांति से आंख बंद करती है, फिर अचानक आंख खोलकर ड्राइवर से, स्टार्ट दी कार, हरी अप। कार एक तेज़ रफ्तार के स्टार्ट होती है, जिससे वहाँ सारे बॉडीगार्ड्स चौंक जाते हैं और अपनी गाड़ी में बैठ जल्दी से कार का पीछा करते हैं। माया खिड़की से बाहर देखती है तो वो गाड़ियाँ तेज़ रफ्तार से उसका पीछा कर रहे थे। माया ड्राइवर को स्पीड कम करने के लिए कहती है और कार का दरवाज़ा खोल बाहर कूद जाती है। काव्या तो बिल्कुल हैरान ही रह जाती है। अब ड्राइवर स्पीड को फिर से बढ़ा देता है। इधर माया दोनों हाथों से गन लिए शूट करने लगती है। बहुत से गार्ड जख्मी हो जाते हैं, लेकिन सबकी गाड़ी अभी तेज़ रफ्तार से चल रही थी। एक बॉडीगार्ड अचानक ही माया के हाथ पर गोली मार देता है और माया धड़ाम से ज़मीन पर गिर जाती है और दर्द से तड़पने लगती है। माया अपने हाथों को पकड़ ज़मीन पर लेटी हुई थी। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं। वहीं बॉडीगार्ड माया पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए आगे बढ़ जाते हैं।
इधर आदित्य की कार में बहुत गुस्से और घबराहट से मिले जुले भाव लिए बैठा हुआ था। कार का माहौल काफ़ी ज़्यादा गर्म था। रॉकी का तो डर से पसीना ही छूट रहा था। वह बस यही प्रे कर रहा था कि उसकी मैम ठीक हो, वरना आज आदित्य के गुस्से से शब्द शिकार हो जाएंगे। रॉकी बार बार लोकेशन को देख रहा था और ड्राइवर को स्पीड बढ़ाने के लिए कह रहा था। इधर काव्या के साथ ड्राइवर बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। ऐसी सिचुएशन में हमेशा माया उसे गाइड करती थी, लेकिन आज माया उसे अकेला छोड़कर गाड़ी से कूद गई थी। काव्या ड्राइवर की हालत अच्छी तरह से समझ रही थी, लेकिन काव्या को इस बात का डर बिल्कुल नहीं था कि वो लोग उन्हें पकड़ेंगे। काव्या को इस वक्त भी नहीं भागती काव्या तो उस वक्त भी नहीं भागती जब उसकी माँ बाप की मौत हुई थी, लेकिन अपनी दादी के खातिर उसे भागना पड़ा था। वह हमेशा छुपती थी, अपने लिए नहीं बल्कि अपनी दादी के लिए। काव्या ने हमेशा मुसीबतों का सामना करना सीखा है, उसने भागना नहीं। लेकिन जब भी उसकी वजह से किसी और को आँच आने की बात आती है तो वह कमज़ोर पड़ जाती है। कार चल ही रही थी, अचानक ही उन लोगों की कार सामने आ जाती है। इस वक्त ज़्यादा गाड़ी नहीं थी क्योंकि माया ने कुछ ही घायल कर दिया था, फिर भी ड्राइवर के लिए तो यह सब बहुत थे। वह सब आदमी कार की तरफ बढ़ जाते और दरवाज़ा खुलकर काव्य को जैसे ही छूने वाले होते हैं, उनके हाथ में हवा में ही रुक जाते हैं। उन्हें अपने बॉस ध्रुव की कही बात याद आती है, अपनी मैडम को छूने की भी हिम्मत मत करना, वरना तुम्हारे हाथ सलामत नहीं रहेंगे। वह जल्दी से अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। काव्या नफरत से उन सबको देखती है। जब उन्हें कोई उपाय नहीं मिलता तो वह ड्राइवर पर गन तान देते हैं। उसमें से एक बोला, मैडम प्लीज़ आप हमारे साथ चलिए, वरना हम इसे मार देंगे। काव्या उन्हें नफरत भरी नज़रों से देखकर कार से उतरती है और उनकी गाड़ी में बैठ जाती है। काव्या के बैठते ही वह ड्राइवर को छोड़ देते हैं और सब गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। वही ड्राइवर बस खड़ा रह जाता है। इधर ध्रुव ऑफिस में चेयर पर बैठा हुआ था, तभी उसके फ़ोन पर मैसेज आता है। ध्रुव मैसेज को खोलकर देखता है, बॉस काम हो गया। यह देखकर ध्रुव कुछ सोचते हुए किसी को कॉल करता है। उधर से एक रौबदार आवाज़ आती है, हेलो। ध्रुव उसकी आवाज़ सुन बोला, मिस्टर आदित्य सिंघानिया, अब आपकी वाइफ मिसेस काव्य आदित्य सिंघानिया मेरे कब्जे में। मैंने कहा था ना, बहुत जल्द काव्य मेरे पास होगी। इतना बोलकर ध्रुव हंसने लगता है, फिर अपने फ़ोन को देखता है जो कट चुका था। कार में ध्रुव की बात सुनकर आदित्य शांत सा अपनी आंखें बंद कर लेता है और सीट से टिककर बैठ जाता है। आदित्य को इतना शांत देखकर रॉकी ने पूछा, व्हाट हैपेंड बॉस? आदित्य थोड़ी देर तक कुछ नहीं बोलता, फिर एकदम शांति से बोला, काव्या इज किडनैप्ड। यह सुनकर रॉकी हैरानी से आदित्य को देखता है, जो खबर सुनने के बावजूद इतना ज़्यादा शांत था। आई होप यू लाइक द स्टोरी। ये राइटर्स कमेंट, कहीं मेरी कहानी आप सबको बोलना तो नहीं कर रही ना? अगर ऐसी है तो मुझे प्लीज़ बताना। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।